नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सरकार के अल्पमत में होने का किया जिक्र। 2 विधायकों को लेकर जल्द स्पीकर से मुलाकात करने की कही बात। राज्यसभा चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला का बयान, कहा कांग्रेस को कर सकते हैं समर्थन, होना चाहिए संयुक्त उम्मीदवार। गृह मंत्री के पद पर भी बोले। करनाल नेशनल हाईवे पर शामगढ़ के पास दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रोले ने पिकअप को मारी टक्कर, चालक समेत 2 लोगों की मौत। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री ने ली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग, 19 शिकायतों का किया निपटारा, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को दिए सख्त आदेश। और भिवानी की गुजरानी पंचायत ने युवाओं को लेकर सुनाया नया फरमान, गांव में युवाओं के निक्कर पहनकर घर से बाहर घूमने पर लगाई रोक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबरों के साथ। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रदेश सरकार के अल्पमत में होने का जिक्र किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बहुमत का आंकड़ा 44 होना चाहिए, जबकि सरकार के पास आंकड़ा 43 का है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने जल्द हरियाणा में चुनाव करवाने का आग्रह किया। दुष्यंत चौटाला ने 2 विधायकों जोगीराम सिहाग और रामनिवास उर्जाखेड़ा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही दोनों जेजेपी विधायकों को लेकर विधानसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे और उनके खिलाफ एंटी पार्टी एक्टिविटी के तहत कार्रवाई की मांग करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। हरियाणा में राज्यसभा सीट पर चुनाव को लेकर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर सकते हैं। अगर प्रदेश के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या फिर कॉमनवेल्थ ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को संयुक्त उम्मीदवार बनाया जाता है तो ऐसे में जेजेपी समर्थन देने के लिए तैयार है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से प्रदेश में फुल टाइम गृह मंत्री सुनिश्चित करने की अपील की और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता भी जाहिर की है। आज हरियाणा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और विपक्ष के नेता का ये कहना कि छोटे जो और दल है वो इकट्ठे होकर अपना कैंडिडेट लाए, मैं आज आपके इस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव करे तो उनको हार जीत की ओर नहीं देखना चाहिए। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको, प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने का काम करें। अगर कोई खिलाड़ी रिनाउंड जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, देश के लिए निरंतर कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर पाया, उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे निर्दलीय हो, हम सब मिलकर उसका समर्थन भी करेंगे। और ये पहला अवसर आएगा जब भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला भी दे देंगे। हार जीत तो सिक्के के 2 पहलू हैं, मगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये कहना कि हमारे पास नंबर नहीं है, ये तो कांग्रेस की हार को पहले ही दिखाता है। इधर चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में करीब 15 एजेंडों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी सरकार मीटिंग में कई फैसलों पर मुहर भी लगा सकती है। आपको बता दें कि मीटिंग में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। इसके अलावा सरकार बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का भी बड़ा फैसला ले सकती है, जो कि अभी फिलहाल 3,000 रुपए दी जा रही है। इसके साथ साथ राजस्व बढ़ाने के संबंध में भी नायब सिंह सैनी सरकार फैसला ले सकती है और डेंटल कॉलेज में कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस में रखने को लेकर कुछ ऐलान भी
किया जा सकता है। खबर करनाल से है। करनाल के नेशनल हाईवे के पास शामगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब पिकअप के ड्राइवर और उसका साथी पिकअप का टायर बदल रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रोले ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों ही लोगों की मौके पर मौत हो गई। इधर राहगीरों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस जांच अधिकारी के मुताबिक पिकअप चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। हमारे को सूचना मिली है पिकअप और ट्राले का शामगढ़ पेट्रोल पंप के सामने एक्सीडेंट हो गया, तो मौके पे हम आए तो यहाँ जो पिकअप में सवार थे तो वो जिस रोड पे घुसने पड़े थे और उनकी पिकअप का शायद पंचर हुआ था, वो सब नहीं चेंज कर रहे थे। पीछे से हट रहे ने उनको हिट करे और मौके पे दोनों व्हीकल हैं, डेड बॉडी डेड हाउस पहुंचवा दी है। जो पिकअप में उनके नाम पता अभी पता नहीं लगे हैं, उनके नाम पता मालूम कर रहे हैं और जैसे उनके परेशान आते हैं तो स्टेटमेंट लेके आगामी कार्रवाई करेंगे। ट्राला और पिकअप दोनों मौके पे हैं जी, और ट्राले का ड्राइवर। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की अहम मीटिंग हुई है। मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब 19 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया है। वहीं एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को 7 दिन में पूरे शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश जारी किए और 7 दिन बाद खुद सफाई व्यवस्था का जायजा लेने की बात कही। इसके अलावा मानसून के मद्देनजर पानी निकासी के इंतजाम करने के भी सीएम ने जरूरी निर्देश दिए हैं। हमने काफी गाड़ियों को भी मैदान में उतार दिया है और आने वाले समय के अंदर ये जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर लोगों को राहत मिलेगी। हमने चाहे नालों की सफाई है, चाहे रेन हार्वेस्टिंग जो लगे हुए हैं उनके सफाई की बात है, कि पानी की भी समस्या ना आए बरसात के समय के अंदर, उसका भी हम पहले इंतजाम कर लें, ये भी बात मैंने कही है और जल्दी ही उसकी भी सर्विस करके उसको चुस्त दुरुस्त कर लिया जाएगा। मैंने अधिकारियों को ये भी कहा है, निगम के अधिकारियों को, कि आप चुस्त दुरुस्त होकर के और आंख खोल करके काम करें, हमारी जवाबदेही है। अब मैंने बार बार ये वही रिपीट में बात करूंगा, मैंने कहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर जब समय दिया है तो हम वेट कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर किसी के पास काम नहीं हो रहा वो लिख करके डीसी साहब को दे दे, हम व्यवस्था खड़ी करेंगे। सब व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, परंतु हमने लोगों के जवाबदेही हमारी सरकार की है, कर्मचारियों की है, उसको हम पूरा करेंगे। खबर भिवानी से है। भिवानी की गुजरानी ग्राम पंचायत ने युवाओं को लेकर नया फरमान जारी किया है। जानकारी के मुताबिक इस फरमान के तहत युवाओं का गांव में निक्कर पहनकर घर से बाहर घूमने पर रोक लगा दी गई है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि ने बताया कि अगर कोई युवा गांव में निक्कर पहनकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि अक्सर गांव के युवा गलियों में निक्कर पहनकर घूमते हैं, जिस कारण गांव की महिलाओं को शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है, शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। ऐसे में अब ग्राम पंचायत ने युवाओं के लिए ये नया आदेश जारी किया है और इन आदेशों को लेकर गांव-गांव मुनादी भी करवाई जा रही है। ये फैसला लिया जी सरपंच साहब ने, बहुत बढ़िया फैसला लिया है ये। जो ये गांव में बहुत ज़्यादा कच्चे पैर के जो किसी जैसे बैंक में जाते थे, जैसे नलके के ऊपर पानी भरने लेडीज जाती हैं, वहाँ पर भी कच्चा पैर के चले जाते थे, जो अच्छा नहीं लगता, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। जैसे कि सरपंच के घर साइन मरवाने जाते थे, वहाँ पे भी कच्चा पैर के चले जाते थे। जो लेडीज सरपंच है वैसे भी लेडीज के आगे कच्चा पैर के चले जाते थे, जो अच्छा नहीं लगता। सरपंच साहब ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया फैसला लिया है। ये फैसला लिया है जी, कच्चा और निक्कर डाल के नौजवान तबका गलियों में भी घूमता है, हर जगह सोशल जगह पे भी जाता है, जैसे बैंक में चले गए, स्कूल, यहाँ तक कि स्कूल में भी जाते हैं, जहाँ हैंडपम्प पे महिलाएं पानी भरती हैं वहाँ भी जाते हैं, हर जगह ये जाते हैं, स्कूल में, बैंक में, डाकखाने में, जो हमारी सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गांव का हमारा माहौल है, इसमें अदब बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी सभ्यता को ज़िंदा रखने के लिए हमने ये फैसला लिया कि कच्चे में जो आदमी घूमता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, और ये हमारे गांव का फैसला है। गांव में जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही सराहनीय है, और इस तरह के सामाजिक फैसले लिए जाने चाहिए ताकि गांव में एक अनुशासन का माहौल बना रहे। कोई भी ऐसे ही बच्चा बाहर ना घूमे, थोड़ा सा सभ्य तरीके से बाहर निकले, और सार्वजनिक जगह पे तो जैसे धूम्रपान वर्जित है उसी तरीके से सार्वजनिक जगह पर ये निक्कर, हाफ निक्कर और ये जो ज़्यादा ऊंचा कच्छा है वो नहीं अलाउड होना चाहिए। खबर सोनीपत से है। सोनीपत के गांव पपनेरा के पास यमुना नदी में अवैध खनन की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गांव के लोगों को इसकी भनक लगी और गांव के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत गांव के सरपंच को दी। इधर गांव के सरपंच ने जानकारी गन्नौर के एसडीएम को दी है और मामले में कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने पुलिस की टीम को मौके पर भेजा और मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देकर अवैध खनन कर रहे आरोपी मौके पर वाहनों को छोड़कर फरार हुए हैं। इस दौरान खनन विभाग के अधिकारियों ने काफी सामान मौके पर जब्त किया है और आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पपनेरा गांव के सरपंच ने एक लिखित में शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया कि भाई जो यूपी क्षेत्र से जो हमारी यमुना की बाउंड्री लगती है, उन्होंने बाउंड्री क्रॉस करके हरियाणा के क्षेत्र में से खनन, अवैध खनन शुरू कर दिया है। तो इस समक्ष में माइनिंग अफसर को हमने बोला कि भाई वो एरिया अपना देख के आए, तो जिसमें उन्होंने कहा कि सर इसमें पैमाइश करानी पड़ेगी। तो पैमाइश में हमने एसओआई के जरिए हमने अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई, नायब तहसीलदार के द्वारा इसमें हमने पैमाइश करवाएगी। पैमाइश के अंदर पाया गया कि भाई लगभग 12 से 15 एकड़ जो हमारा हरियाणा का यमुना भूमि का क्षेत्र था, उसमें से इन्होंने अवैध खनन कर रखा था। तो इसके समक्ष में माइनिंग ऑफिसर के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने सुबह 3 से 4 बजे के करीब में वहाँ रेड मारी और रेड में वहाँ अवैध खनन करते हुए पाए गए। उसमें से हमने एक पॉकलेन मशीन, एक डंपर और एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और आगे की आगामी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में आए एचपीएससी के एग्जाम में पलवल के होनहार छोरे विशाल आजाद की मेहनत रंग लाई है और उन्होंने प्रदेश भर में 103वां रैंक हासिल किया है, जिसको लेकर हमारे पीटीसी संवाददाता गुरुदत्त गर्ग ने उनसे खास बातचीत की है। सुनेगा। मैंने क्लास 10th केंद्र विद्यालय पलवल से करी थी। उसके बाद फिर मैंने क्लास 12th एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल से करी थी, जो कि हुड्डा सेक्टर 2 में स्थित है। उसके बाद फिर मैंने बीटेक करी थी वाईएमसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि फरीदाबाद में है। और उसके बाद से फिर मैं 2018 में पास आउट हुआ। फिर से उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी मैंने। और बीच में ही फिर मैंने 2-3 साल प्रिपरेशन करने के बाद मैंने यूपीएससी का एक बार मेंस भी दिया था और एचसीएस का भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ साथ। तो फर्स्ट टाइम भी मैंने एचसीएस निकाला था, तो उसके बाद 2021 का नोटिफिकेशन था, तो उसमें मैंने एचसीएस का प्रीलिम्स भी क्लियर किया था, मेंस भी क्लियर किया था। लेकिन इंटरव्यू में मैं गया था, लेकिन लगभग 4.5 नंबरों से मैं फाइनल सिलेक्शन से रह गया। फिर दूसरी बार भी मैंने एचसीएस का प्रीलिम्स क्लियर किया था और मेंस भी लिखा था, बट मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाई। और यह मेरा तीसरा प्रयास है, जिसमें मेरे को अब फाइनल सिलेक्शन मिला है और मुझे बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर का पद हासिल हुआ है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली आपने जो आईएएस के लिए तैयारियां की थी, तो अब आईएएस नहीं ना सही एचसीएस की पोस्ट आपको मिली है, तो क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य जो है कि आईएएस ऑफिसर बनने का, उसकी तैयारी मेरी अभी भी जारी है और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। देखते हैं, मैं अभी तैयारी तो कर ही रहा हूँ, तो और ऊपर पहुँचने का मैं ज़रूर प्रयास करता रहूँगा। आपके साथ में और कितने ऐसे युवा रहे हैं जो आईएएस की या यूपीएससी कहें या एचसीएस की जिन्होंने तैयारियां की और वो जो रह गए हैं या जो जिन्होंने क्लियर भी कर लिया, ऐसे कुछ हैं आपके साथी? हाँ, मेरे 1-2 मित्र थे। एक भैया थे मेरे साथ, दिल्ली में रहे थे, तो अनुराग भैया थे, तो वो आईपीएस ऑफिसर बने हैं रिसेंटली, लास्ट 2 साल पहले। तो वो भी बहुत अच्छा इंस्पिरेशन थे हमारे लिए। और भी कुछ अच्छे मित्र हैं जो कि इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी वो अपनी तैयारी जारी है, उनकी तैयारी जारी है, और जिससे कि वो आगे आईएएस ऑफिसर भी बनेंगे।
हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी एक व्यक्ति को बनाने में या बिगाड़ने में जो माहौल होता है, माहौल का बड़ा हाथ होता है। तो आप माहौल के बारे में क्या कहेंगे? कैसा माहौल आपको मिला है और पेरेंट्स का कितना सहयोग आपको मिला है? सबसे पहले जो माहौल जो आपको मिला है जिसमें आपने ये अध्ययन किया है, पढ़ाई की है। सबसे पहले तो मेरे को जो एक स्पार्क मिला था वो मेरे फादर से मिला था कि वो एज़ गवर्नमेंट ITI पलवल में जॉब करते हैं एज़ ग्रुप इंस्ट्रक्टर। तो कई बार वो SDM DC से मीटिंग करते हैं, तो जब भी मीटिंग करते हैं उसके बाद आने के बाद मुझे ज़रूर बताते हैं कि आज मेरी उनके साथ ऐसे मीटिंग हुई है, उनकी बहुत अच्छी पावर है, एक ऑर्डर देते ही उनका सारे ऑर्डर्स पूरे हो जाते हैं। तो वो जब भी आते थे तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि मुझे भी उस तरीके का कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है ऐसा पद जिससे कि मैं कुछ समाज में अच्छा कार्य कर पाऊँ। तो उसी की वजह से मैं काफ़ी मतलब मैंने स्टार्ट करी प्रिपरेशन, और मेरी माताजी का भी बड़ा हाथ था इस मेरी प्रिपरेशन में। वो मेरी हिम्मत जुटाती थी कि तैयारी करनी है। कभी भी मैं थोड़ा प्रिपरेशन में थोड़ा भूल चूक हो जाती थी या फिर थोड़ा सा डाउन होता था तो मेरी माताजी उसको ज़रूर मेरे को सुधारती थी कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको एक ऊंचा पद हासिल करना है। तो मेरे माता पिता और मेरे परिवार और कुछ अच्छे दोस्त और मेरे शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है जिससे कि मैंने ये सफलता हासिल की है। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और उठने का और सोने का क्या क्या टाइमिंग रहती थी और कितने घंटे की पढ़ाई रहती थी? मेरी जॉब से पहले मैं लगभग 8 से 10 घंटे नॉर्मल था मेरा कि दिन का 8 से 10 घंटे मैं रोज़ पढ़ाई करता था। लाइब्रेरी जाता था और वहाँ सुबह लगभग मैं 8-9 बजे तक लाइब्रेरी पहुँचता था और रात को मैं 10-11 बजे तक लाइब्रेरी से पढ़ाई करता था। 10-11 बजे तक लाइब्रेरी से पढ़ाई करके वापस आता था। तो उसके बाद फिर मैं जैसे ही एग्ज़ाम पास आता था तो 8-10 घंटे लगभग 12-14 घंटे में बदल जाते थे, जिससे कि मेरी जो रिवीजन थी वो फाइनल बहुत स्पीड अप हो जाती थी और जो मेरे को फाइनल क्वेश्चंस जो आते थे एग्ज़ाम में वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे, जो कि लास्ट कुछ 1-2 महीने में जो मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन करी उसकी वजह से काफ़ी क्वेश्चंस मेरे को हासिल हुए, जिसकी वजह से मेरा ये सफलता मिली है मुझे। तो इस बातचीत के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।